तो डेली प्रैक्टिस की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पर, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टॉपर्स इग्नोर नहीं करते हैं ना। जो हाई स्कोर वाले लोग होते हैं वो इग्नोर नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी जेई एडवांस स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि जेई मेन में नहीं आ सकती, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया एडवांस लेवल चीज़ है ना, और ये सबको आनी चाहिए। वो होते हैं क्या कि रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इसके कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, है ना, और बनाना आना चाहिए, है ना। एनर्जी डायग्राम्स तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं, है ना, जो कि रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रोडक्ट साइड पे होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट साइड पे होते हैं। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हो सकता है बीच में इंटरमीडिएट बने, है ना, जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, इस तरह की चीज़ें। या हो सकता है इंटरमीडिएट ना बने, या तो बने या हो सकता है ना बने। तो अगर इंटरमीडिएट बनता है तो आप देखोगे कि इस तरह का सीन रहता है ना। और अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता तो कुछ इस तरह का सीन रहता है ना। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हुआ है ये किस तरह का ग्राफ है ना, ये क्या है। ठीक है, अगर आपको इसके बेसिक्स जानने हैं तो आप बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स नाम की एक प्लेलिस्ट है ना, एक सीरीज़ है जिसके अंदर 3 पार्ट हैं। वो दजई कम्युनिटी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, दजई कम्युनिटी के चैनल पे अवेलेबल है ना। वो आप देख सकते हो, जिसमें इन सब ग्राफ्स के बारे में समझाया गया है कि भैया ये क्या है, ये एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है ना। और ये क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और डेल्टा एच क्या होता है, वो सब समझा रखा है ना। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप पहले वो वीडियोज़ देख लो, वो तीनों पार्ट्स देख लो आप, फिर आप इस पर आना, है ना। और अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो कोई बात नहीं, अपन प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अब इंटरमीडिएट हुआ कि नहीं हुआ, बीच में आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट जो बना वो स्टेबल बना कि नहीं बना, इसके बेसिस पर बहुत सारे जो हैं अलग अलग एनर्जी डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं उनमें से कुछ पॉपुलर रिएक्शंस के, जैसे कि SN1 हो गई, है ना जी, SN1 हो गई, SN2 हो गई, ये सब हो गए, है ना, रिएक्शंस। ठीक है, ADE जिनमें क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, या ADE जिसमें क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं बनता। ठीक है, ये CC वाला केस, ये NCC वाला केस। NCC मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ठीक है, SN2 में भी 2 केसेस हो सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा दे रखा है आपको, क्या आपको चार्ज न्यूक्लियोफाइल दे रखा है या आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो उसके 2 केसेस बन जाएंगे, है ना। E1 E2 के अलग केस होंगे, है ना। तो इस तरह से होता है। ऑलराइट, तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो रही हैं, है ना, उनके अंदर किस तरह के एनर्जी डायग्राम बनते हैं स्टैंडर्ड, है ना। तो स्टैंडर्ड देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक देखेंगे। ऑलराइट, तो कायदे से क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट अपन आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अपन ये रिएक्शन देखेंगे, कौन सी, SN1 SN2 के अंदर 2 केसेस। ठीक है, जब मैं SN2 के अंदर जो दूसरा केस है जब मैं वो लूँगा तो आप समझ जाओगे कि बाकी सबके अंदर भी वो सेकंड केस कैसे लेना है ना। तो SN1 SN2 E1 E2 और ADE, है ना, यानी कि नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ जाओगे तो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी समझ जाओगे, है ना। फिर आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक डायग्राम हम देख लेते हैं, फिर अपने को ज़्यादा चीज़ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अपने पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, अपने पास एक सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, क्या कि हमें SN1 कराना है ना, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल है और वीक है। तो क्या होगा, तो हमारे सामने एक रिएक्शन दे रखी है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, न्यूट्रल है ना। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे R पे, और Cl रिमूव हो जाएगा, है ना। Cl रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो H+ आएगा उसके साथ ये जुड़ के HCl बन जाएगा, और बाकी OH चिपका रह जाएगा R पे, है ना। तो इस तरह की रिएक्शन है। तो इसकी मैकेनिज्म के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, है ना, इस तरह से हम लिखेंगे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं ये SN1 करेगी, है ना। वैसे SN1 भी कर सकते हैं, SN2 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस R, है ना। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं SN1 कर रही है, ठीक है। और वैसे भी जो जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दे रखा होता है तो ज़्यादातर केसेस में SN1 ही होता है ना। तो SN1 अगर हम इसको मान लेते हैं तो पहले क्या होगा, तो पहले ये होगा कि जो RCl है वो क्या बनेगा, वो कार्बोकेटायन बनेगा और Cl- को निकालेगा, है ना। फिर क्या होगा, इस R+ पे ये H2O आके अटैक करेगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा R पे OH2+, R पे OH2+, इस तरह की चीज़ बनेगी, है ना। फिर क्या होगा, फिर ये जो ROH2+ है ना, इसमें से जो है H+ निकल जाएगा,
है ना। या फिर आप इसको वन स्टेप में ऐसा कह सकते हो कि ये Cl माइनस से रिएक्ट करके H प्लस जो है वो Cl के बाद चला जाएगा तो HCl बन जाएगा और बाकी ROH बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर 3 स्टेप हुए, यहाँ पर 3 स्टेप हुआ। पहला ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, दूसरा ये एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। ध्यान रखना ये भी इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट सिर्फ कार्बोटाइन नहीं होता, अगर O पे पॉजिटिव आया तो वो भी तो इंटरमीडिएट होगा, है ना, तो वो भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। और फिर उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, 3 स्टेप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट होंगे, है ना, 2 इंटरमीडिएट है ना, एक सी प्लस वाला सी पे प्लस है जिसपे O पे प्लस है ना, और यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे, है ना। तो क्या होता है, जितने इंटरमीडिएट होते हैं ना उतनी हमारे ग्राफ में वैल्यूज होती है ना, उतनी वैल्यूज होती है। और जितने स्टेप्स होते हैं, जितने स्टेप्स होंगे उतनी यहाँ पे क्या होंगी, ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी। बीच में कहीं ट्रांजिशन स्टेट आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, हर जगह पे ट्रांजिशन स्टेट आ रही होगी, है ना। तो जितने स्टेप्स होंगे उतनी क्या होंगी, ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, इस वजह से उतनी ही पीक्स होंगी, है ना। तो पीक्स और वैल्यूज अगर आपको एनालाइज करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, सिर्फ इतना देखकर कि जितने इंटरमीडिएट उतनी वैल्यू, जितने स्टेप्स उतनी पीक्स। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है, जहाँ पर 2 वैल्यू आती है और एक पीक आती है। लेकिन ध्यान आपको इस बात का देना है कि ये जो वैल्यू है इसकी डेप्थ क्या है, किसकी डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी क्या या इसकी। और इसकी जो डेप्थ है क्या वो इस स्टार्टिंग रिएक्टेंट के हाइट से कम होनी चाहिए या शैलो होनी चाहिए, है ना। और जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ना। तो वैसे अगर मैं आपको बता दूं ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, ये सही नहीं आ रहा, है ना। दूर से देखने तो सही लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऐसा है, रिएक्टेंट ऐसा है, ठीक है। ध्यान रखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही हर इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, है ना। तो इंटरमीडिएट जो होंगे, जो वैल्यूज होंगी, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इस बार से और इस बार से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या थी, ये नीचे थी, इसलिए गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लो रिएक्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इन दोनों इंटरमीडिएट में स्टेबल कौन सा है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, है ना। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी पे प्लस वाला या ओ पे प्लस वाला। ओ पे प्लस ऑब्वियसली लेस स्टेबल होता है, तो सी पे प्लस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन ये जो डेप्थ ज़्यादा होगी ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये इसके रिस्पेक्ट में होगी। अगर आपको डेप्थ नापनी है तो आप इसके रिस्पेक्ट में नापोगे, ठीक है। ये वाली डेप्थ नापनी है तो इसके रिस्पेक्ट में नापोगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है जो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपको बताएगा। तो हम देखते हैं ध्यान से कि क्या होता है। अब पहली पीक आई, है ना, इससे कुछ इंटरमीडिएट बना, ऑलराइट। फिर दूसरी पीक आई, इससे कुछ इंटरमीडिएट बना, और फिर लास्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि दोनों ही जो वैल्यूज थी वो शैलो हैं, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंपैरिजन में। तो ये सही है। अब इनमें से कौन ज़्यादा डीप होगा, है ना, इनमें से कौन ज़्यादा डीप होगा, ये तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये हम दूसरे देख नहीं बता सकते। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जहाँ पे आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कि इनमें से कौन डीप है ना। या स्पेशली अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करवानी है उनको, तो वो क्या करेंगे, बहुत लार्ज डिफरेंस रखेंगे इसमें और उसमें, ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया SN1 विद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल नहीं होता तो क्या होता है ना भाई, ये जेन्युइन सवाल है, वैसे ही आता है अपने मन में कि अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो क्या होता। तो जो रिएक्शंस की जो रिएक्शन का जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो पहले मैं बना देता हूँ कि मान लो ये RCl है और इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, KCN से। तो उसमें क्या है, K प्लस है, Cn माइनस है, Cn माइनस सीधा आके रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, ये RCl बन जाएगा, है ना, और Cl माइनस निकल जाएगा, सिंपल एज दैट। तो है ना, और ऑब्वियसली K प्लस से जुड़ जाएगा तो KCl बन जाएगा, ठीक है, KCl। अच्छा, कि अच्छा दिखना चाहिए भाई, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले स्टेप में अगर आप इसको करा रहे हो SN1 से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि पहले ये RCl से किस में कन्वर्ट होगा, R प्लस और Cl माइनस में, है ना। फिर बाद में क्या होगा, R प्लस से जुड़ेगा क्या, Cl माइनस, और क्या बना देगा, RCl, है ना। और बाकी बैकग्राउंड में K प्लस और ये Cl माइनस ही मिलते रहेंगे, इनको मिलने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही इंटरमीडिएट बना, तो अपने ग्राफ में
एक ही इंटरमीडिएट बनेगा ऐसे करके, एक ही वैल्यू आएगी, समझ रहे हो, और ऑब्वियसली वो इस हाइट से ऊपर होगी, है ना। तो इस रेखा का ग्राफ बन जाएगा SN1 का, है ना। SN2 के अंदर क्या होता है, SN2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। तो अगर आपको यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन SN2 से करानी होती है ना, तो क्या होता, रिएक्शन होती एक ही स्टेप में, है ना, एक स्टेप में होती और जीरो इंटरमीडिएट बनते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक पीक होती, है ना, और कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे यहाँ पे, जैसे आपने इसका बनाया था, तो सिंपली इस तरह का बन जाएगा। ये SN1 हो गई, सॉरी SN2 हो गई, है ना। अब जो E2 होती है वो कैसी होती है, E2 भी एक ही स्टेप की होती है। तो E2 अगर कहीं पे हो रहा होगा, है ना, E2 एलिमिनेशन अगर कहीं पे हो रहा होगा, जैसे कि अपन एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, यहाँ पे E2 एलिमिनेशन हो रहा हो, यहाँ पर कुछ लिविंग ग्रुप है ना, और यहाँ पर H है, ठीक है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बेस आया, इस H को लिया और एक ही स्टेप में 5 बॉन्ड यहाँ बने और ये निकल लिया, है ना, एक ही बार में हुआ और यहाँ पे अल्कीन छोड़ के चला गया। इस तरह का मान लो एलिमिनेशन हुआ और जो भी हटा वो हटा, ठीक है। बेस के साथ जो H था वो अटैच होकर निकल गया, ठीक है, उसको जाना दो, है ना। और साथ में क्या हुआ, साथ में X माइनस भी निकल गया, वो हो सकता है बाद में इस H से जुड़ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो इसी के जैसा होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है, तो एक स्टेप आंसर, तो इसका ग्राफ भी इस तरह का हो गया, है ना। अब अगर मान लो ऐसा होता कि SN2 के अंदर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता, तो आप वीडियो को पॉज करो, है ना, और ट्राई करो, या एक काम करो, एक मिनट अभी वेट करो, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर हम ट्राई करते हैं। मान लो ये हमारी रिएक्शन थी, सिंपली RCl था, है ना, H2 से इसकी रिएक्शन हुई और क्या बना, इससे ROH बना, HCl बना। यही रिएक्शन मान लो अगर SN2 के थ्रू हो रही होती, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता, सॉरी 1 डिग्री हेलाइड होता, तो SN2 से अगर ये रिएक्शन हो रही होती तो क्या रहता इसका ग्राफ। वीडियो पॉज करो, ट्राई करके देखो। तो आई होप आपने अभी तक ट्राई करके देख लिया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन का सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये जो अटैक होगा H2O का जो H2O के लोन पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे वो तो एक स्टेप में होगा, है ना। पहले स्टेप में ये हुआ कि ROH2 प्लस बन गया, है ना जी, और Cl माइनस निकल गया, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये ROH2 प्लस जो है ये क्या करेगा, ये Cl माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ROH बना देगा और HCl बना देगा, है ना, यही हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने स्टेप है हमारे पास 2 स्टेप है, 2 स्टेप्स हैं। और इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट हमारे पास एक ही है, एक ही इंटरमीडिएट है ये वाला, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, एक ही इंटरमीडिएट है ये वाला। तो 2 स्टेप्स हैं और एक इंटरमीडिएट है, तो इसका मतलब क्या, 2 पीक और एक वैली, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, समझ लो, 2 पीक्स और बीच में एक वैली। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, जिन्हें हम शॉर्ट में ADE रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। शुरू में हम क्या करते हैं, केस लेते हैं CC का। CC मतलब क्या होता है, CC मतलब होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है, क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऐसा कार्बोकैटायन होता है जिसपे सिंपली पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्लासिकल है तो क्या कोई नॉन क्लासिकल भी होता है क्या, हाँ नॉन क्लासिकल भी होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने रिएक्शन कराई Br की, है ना, अल्कीन पे, तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, डबल बॉन्ड हट जाता है और इंटरमीडिएट इस तरह का बनता है ना। तो यहाँ पे कार्बन के पास प्लस है भी और नहीं भी है ना, प्योरली उसके पास प्लस नहीं है तो वो क्लासिकल नहीं होगा, है ना। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, जिसमें प्योर कार्बोकेटायन बनता हो, ठीक है। तो ऐसी एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे सपोज अपने पास है एक अल्कीन दे रखा है अपने पास CH2 है ना, और उसका हमने क्या किया, उसकी हमने एसिड से रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा H+, है ना, तो इसका एडिशन हो जाएगा इसके ऊपर, तो एडिशन हो जाएगा तो क्या बनेगा उससे, है ना, वो देखते हैं। तो उसके लिए अपन कुछ इस तरह कर लेते हैं, एक काम करते हैं H+H+H2 लेते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ऑब्वियसली इससे पहले कार्बोकेटायन बन जाएगा और उसके बाद फिर OH आके उस पर लग जाएगा
फॉलेट। तो जैसे ये होगा तो क्या बनेगा, अपना बन जाएगा ये सी एच, एक मिनट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा, देख सकते हो आप, है ना, ये कुछ नहीं एथेनॉल है, C2H5OH, ये है, ठीक, इस तरह का बन जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, पहला स्टेप ये था कि आपने जो है अल्कीन को H+ दिया, H+ दिया तो इससे क्या हुआ, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनना, H एक जगह पे लग गया, दूसरी जगह पे कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, प्योर है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास चीज़ जो है वो न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे वो न्यूट्रल है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जब रिएक्शन हो रही होगी H2O से, है ना, तो ये ऑब्वियसली एक बार में OH नहीं लगा देगा, ये इस तरह का होगा कि OH2+ बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा इंटरमीडिएट बन गया, है ना। और ऑब्वियसली क्या होगा, जो इसका अगला स्टेप होगा, जो इसका अगला स्टेप होगा उसके अंदर ये जो चीज़ है वो क्या हो रही होगी, इससे H+ हट रहा होगा, है ना, और ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही होगी प्रोडक्ट में, इस तरह से, है ना। बाकी जो हाइड्रोजन है वो मैं बना नहीं रहा हूँ, वो आप समझ जाओ है वहाँ पे। तो यहाँ पे कितने स्टेप हुआ कुल मिला के, तो भैया एक स्टेप तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, टोटल हमारे पास हुए 3 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप हुए। और इंटरमीडिएट कितने बने, एक ये बना, एक ये बना, 2 इंटरमीडिएट बने, तो 2 इंटरमीडिएट मतलब 2 वैली, ठीक है, 2 इंटरमीडिएट बने, 2 मतलब 2 वैली, ठीक है। तो आप ग्राफ बना लो, तो आप ग्राफ बना लोगे अकेले, ठीक है। तो भैया 3 स्टेप करने हैं, तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, न्यूट्रल है, इस वजह से ऐसा हो पाया कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ पाई कि ये दूसरा इंटरमीडिएट भी बना। अगर मान लो ये H+ की जगह, मतलब H+H2O की जगह अगर मान लो HCl होता, ठीक है, ये वाला जो केस आपने देखा वो किसका था, H+H2O का था, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का केस था, वो आपने ऊपर देखा, है ना। अगर मान लो ऐसा होता कि सिंपली मैं HCl दे देता तो क्या करते, तो ऐसा होता कि यहाँ पे इस रिएक्शन में सिर्फ 2 ही स्टेप होता है और एक ही इंटरमीडिएट होता, ठीक है, 2 ही स्टेप होता है, एक ही इंटरमीडिएट होता। कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा कि H+ ऐड होगा, है ना, इस पर H+ ऐड होगा तो क्या बनेगा, एक जगह पे H हो गया ऐड, दूसरी जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। दूसरे स्टेप में क्या होगा, H+ तो इसका चला गया, अब Cl- बचा, इसको Cl- अटैक करेगा, अटैक करेगा तो चुपचाप लग जाएगा एज इट इज, और हो गया एडिशन। देख लो क्या हुआ, एक स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, है ना, 2 स्टेप हुए, एक इंटरमीडिएट बना कार्बोडाइन। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ ग्राफ को, क्योंकि सिंपल सा ग्राफ है तो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 2 स्टेप और एक इंटरमीडिएट, इस तरह ग्राफ हो गया इसका, समझे। अब अगर यहाँ पे क्लासिकल कार्बोडाइन की जगह अगर नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन मिलता है तो क्या होता है ना, वो देख लेते हैं। NCC के केस में क्या होगा, इसका जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने किसी अल्कीन की रिएक्शन करा दी, किससे, आपने करा दी Br2 से, ठीक है, Br2CCl4, है ना। तो उससे क्या होता है, बीच में Br लगता है ना, फिर उसके बाद 2 Br, एक Br इधर, एक Br इधर, एंटी पोजिशन पर लग जाते हैं, ठीक है, CH2 एज इट इज। तो इस तरह का एडिशन होता है। तो इसकी हम अगर देखते हैं, इसमें क्या होता है, NCC इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे बात यह है कि अच्छा क्लासिकल जो कार्बोडाइन बना है वो क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है, उससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, है ना, है तो इंटरमीडिएट, तो ग्राफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक बार अगर आप यहाँ पे देख लो कि जो स्टेप्स होंगे वो किस तरह के होंगे, तो पहले क्या होगा, इस तरह की कोई चीज़ है ना, उस पर जब Br आएगा तो अपना इस तरह का कुछ इंटरमीडिएट बनाएगा, है ना, जिसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन, ठीक है। ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, Br पे भी है, इस कार्बन पे भी, उस कार्बन पे भी है ना, इस तरह की चीज़ बनी। फिर क्या हुआ, ये जो चीज़ है दूसरे स्टेप में जब इस पर Br+ तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया, Br- बचा, जब इस पर दूसरा आया तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट किया। आप ध्यान देना, यहाँ पे जो रिएक्शन का पैटर्न है ना वो बिल्कुल SN2 वाला है, ठीक है, बिल्कुल SN2 वाला फील दिला रही है ये रिएक्शन कि आपने अटैक किया उसी स्टेप में गया। तो यहाँ पे क्योंकि इस टाइप का SN2 टाइप का है तो हम यहाँ पे आसानी से बता पाएंगे कि एक ही स्टेप का है, ठीक है, 1 स्टेप ओनली, ठीक है। तो दिस इज 1 स्टेप, है ना, एंड दिस इज सेकंड स्टेप। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 2, है ना। तो ये करने से आपका आंसर आ जाएगा क्या,
कि भैया यहाँ भी लग गया एक ऊपर से, एक लग गया नीचे से, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन में बना नहीं रहा, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, 2 स्टेप हुआ, एक इंटरमीडिएट, दो स्टेप, एक इंटरमीडिएट, तो 2 पीक एक वैली, ठीक है। तो 2 पीक एक वैली, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर बस खास बात ये है कि SN2 टाइप का है ना, तो ये जिस तरह से हो रहा है ना, ये जो पूरा सीक्वेंस हो रहा है जिस तरह से बचा हुआ है, लास्ट का जो सीक्वेंस हो रहा है, लास्ट का जो लेटर पार्ट जो उसका हो रहा है, ये बिल्कुल SN2 टाइप का है, समझ लो। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज के, मतलब सीरीज बोलना पड़ रहा है, सॉरी 2 ही पार्ट हैं इसके, ठीक है। ग्राफ समझने के, एनर्जी डायग्राम समझने के कुछ और पॉइंट्स और हैं, है ना, कुछ और एग्जांपल्स हैं, है ना। जैसे ये हमने किए एक तरह के एग्जांपल, एक तरह की प्रैक्टिस करी, और तरह की प्रैक्टिस होती है इसकी, है ना। तो उसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है है ना। तो बाकी की जो चीज़ें होंगी वो अगले पार्ट में डिस्कस होंगी। अभी यहाँ पे जो बेसिक्स थे बेसिकली इसके, वो डिस्कस हुए हैं, ऑलराइट। मतलब बेसिक मतलब प्रैक्टिस के अंदर बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगले पार्ट में। लेकिन अगर आपको इसके पूरे बेसिक समझने हैं कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, पूरा एनर्जी डायग्राम की पूरी साइंस समझनी है अंदर की, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो 3 वीडियोस देख सकते हो जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।